हाय फ्रेंड्स, मैं तेजपाल स्वागत करता हूं अपने परिवार टारगेट विद तेज में। तो दोस्तों, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस और होमगार्ड के लिए सामान्य ज्ञान के विशेष प्रश्न, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम टॉपिक लिए हैं संविधान, यूपीजी के, सामाजिक घटनाएं, साइबर क्राइम, उत्तर प्रदेश शासन व्यवस्था, मानवाधिकार, महत्वपूर्ण दिवस और भारत के पड़ोसी से संबंधित प्रश्न, जो कि इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा और परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न को शामिल किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस की बात करें तो आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा संयुक्त प्रांत से बदल कर। किससे? अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का नाम किससे परिवर्तित होकर बना है, तो संयुक्त प्रांत के नाम से परिवर्तित होकर बना है। उत्तर प्रदेश का प्रथम दिवस यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा 24 जनवरी को। यह कब घोषित किया गया? आपको 2018 में यह घोषणा हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2018 को यह घोषित किया कि अब उत्तर प्रदेश 24 जनवरी से उत्तर प्रदेश दिवस मनाएगा, वो भी 24 जनवरी के दिन। ध्यान में दोस्तों, ये सब ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 7.33%। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, 2,44,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है। इसका कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। कितना? 7.33% है। ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया गया है? मतलब जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली है कि कहाँ से लिए गए हैं, तो आपका ये रूमी दरवाजा से लिए गए। कहाँ से? रूमी दरवाजा से लिए गए। यह लखनऊ स्थित रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया गया है, जिसका निर्माण अशफाकउद्दौला ने 1784 में किया था। कब? 1784 में किया था। यानी कि रूमी दरवाजा का अगर निर्माण पूछे कौन किया था, तो 1784 में अशफाकउद्दौला ने किया था। कौन? अशफाकउद्दौला ने किया था। यह आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? अगर बात करें लखीमपुर खीरी की, लखीमपुर खीरी आपका सबसे बड़ा जिला हो जाता है। अगर बात करें सोनभद्र की, सोनभद्र आपका उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। लेकिन बात करें आपका हापुड़, हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, जो कि 660 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हापुड़ के क्षेत्रफल की बात पूछे तो आपको बताना होगा 660 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। यही सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी की बात करें तो 7,680 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। सॉरी। हापुड़ गाजियाबाद से 28 सितंबर 2011 को अलग हुआ था। फैक्ट में याद रखेंगे कि हापुड़ गाजियाबाद से 28 सितंबर 2011 को अलग हुआ था। हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला की बात करें तो लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया, यहीं पे बता चुके हैं कि हापुड़ किस जिले से अलग हुआ है, तो आपका गाजियाबाद से अलग हुआ है। हापुड़ से पहले आपका सबसे छोटा जिला कौन था? तो 2011 के पहले, यानी कि 28 सितंबर 2011 के पहले सबसे छोटा जिला कौन था? तो आपका संत रविदास नगर था। कौन था? संत रविदास नगर था। संत रविदास नगर था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 5वें नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का सीमा 4 राज्यों से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ था? आपका सोनभद्र सही उत्तर हो जाता है। इसका सोनभद्र सही उत्तर हो जाता है।
लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, हापुड़ सबसे छोटा जिला हो जाएगा, लखनऊ को हम नवाबों का शहर कहते हैं। कौन सा शहर? नवाबों का शहर। लखनऊ को हम नवाबों का शहर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सोनभद्र सही उत्तर हो जाता है। सोनभद्र का उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से राज्य हैं जिससे सोनभद्र सीमा साझा करता है? तो उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व में बिहार के साथ सीमा साझा करता है। पूर्व में की बात करें तो झारखंड के साथ, दक्षिण में छत्तीसगढ़, पश्चिम में मध्य प्रदेश। सोनभद्र के उत्तर पूर्व में बिहार, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा लगता है। चलिए 6वें प्रश्न चलते हैं। 6वें नंबर का प्रश्न है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा को हम न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं। मतलब नोएडा का फुल फॉर्म हो जाएगा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। 7वां नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मित्रों, उत्तर प्रदेश का नेपाल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि 7 जिला उत्तर प्रदेश का लगता है। तो इसमें से कौन सा नहीं? तो पीलीभीत, सीतापुर, महाराजगंज, श्रावस्ती। तो इसमें आपका उत्तर हो जाता है कि सीतापुर करेक्ट उत्तर हो जाता है इसका कि सीतापुर नेपाल के साथ सीमा नहीं साझा करता है। तो कौन से जिले हैं 7 जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला हो जाता है, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ये वो 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य के हैं और ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं। और अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सीमा लगता है? तो एक वो अंतर्राष्ट्रीय देश होगा जो कि कौन सा है आपका? नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश का सीमा रेखा अगर भारत के राज्यों की बात करें तो 8 राज्यों से मिलती है। अगर जिले की बात करें तो 7 जिले होता है, पिछले प्रश्न पर पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 8 राज्य। तो कौन कौन सा राज्य है? तो आइए देखते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली। चलिए फिर 10वें नंबर का प्रश्न है आपका कि 9वें नंबर का प्रश्न, कौन से जिले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र से संबंधित नहीं है आपका महोबा जिला। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका महोबा जिला संबंधित है। महोबा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, जो कि चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है। चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है। 10वें नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है? अगर समान संरक्षण की बात करें तो आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 में किए गए हैं। अनुच्छेद 15 में भेदभाव से संबंधित प्रावधान है। किससे? भेदभाव से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत है। किसका? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? यानी कि हम पिछले प्रश्न में बता चुके हैं, आपका अनुच्छेद 17 हो जाता है। आइए एक एक अनुच्छेद जानते हैं। अनुच्छेद 14 में आपका विधि के समक्ष समानता यानी कि समान संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थल यानी कि जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये 5 तो हैं जिनके आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 में लोक कल्याणकारी या लोक नियोजन संबंधित प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी कि छूछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 की बात करते हुए उपाधियों का अंत से संबंधित प्रावधान किया गया है। जो कि इतने आर्टिकल याद रखिएगा, मूलाधिकार से इतने आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन,
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है यानी बताता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता की प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद आपको 19 बताता है। अनुच्छेद 17 याद रखिएगा अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 बताइएगा। अनुच्छेद 15 है आपका भेदभाव से संबंधित धर्म, मूल, जाति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 15 आपको बताता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 19। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु अनुच्छेद 19(1) में वाक् एवं अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की स्वतंत्रता जो दी गई उसके आधार न्यायालय द्वारा यह इसको निहित माना गया है कि अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता है, किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता है। मूल संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो नहीं है। 13 संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों संसद के सदस्य बनने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 48 ख में उल्लेख किया गया जिसके अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष कम से कम आपकी होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य की बनने के लिए 30 वर्ष की आयु अनिवार्य है। जिसमें आपका संसद लोकसभा के अंतर्गत है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है सही 25 वर्ष। 14वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? कोई नहीं भाई, कौन है ये? कौन हो जाता है? कोई नहीं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो पहली मुख्यमंत्री आपका सुचेता कृपलानी बने। ऑप्शन 2 सही होता है। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी है जो कि यूपी में 1963 में चौथी मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। अगर बात करें सुचेता कृपलानी ने कहाँ से मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रश्न कब बनी थी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री? तो 1963 में। फिर तीसरे नंबर का प्रश्न है कि इन्होंने कौन से नंबर में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी? तो चौथे नंबर की बनी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनते हैं तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो क्लास, कंटेंट में कुछ लग रहा हो दम हो तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्लास को शेयर भी कर सकते हैं और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हम टारगेट विद तेज टेलीग्राम चैनल पर देंगे। क्या? टारगेट विद तेज टेलीग्राम चैनल पर देंगे। तो अगर आप चाहेंगे कि क्लास पीडीएफ या फिर पीपीटी आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बहू बेगम का मकबरा आपका फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद अयोध्या में स्थित है, जिसे उसने कौन? सुजाउद्दौला अपने पत्नी की स्मृति में बनवाया था। यह परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन और सिया बोर्ड समिति के द्वारा इसका प्रबंध किया जाता है। प्रश्न बनता है कि बहू बेगम का मकबरा का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और सिया बोर्ड के समिति के द्वारा। 16वें नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बात करें तो जून जुलाई में बुआई होती है। उत्तर प्रदेश में ऋतु के आधार पर फसलों के आधार पर ऋतु को 3 भागों में बांटा गया है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, इन 3 प्रकार से बांटा गया फसलों के आधार पर उत्तर प्रदेश की ऋतु। चलिए फिर 17वें नंबर का प्रश्न कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। कहाँ पे? फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है, जिसका स्थापना 2013 में किया गया था। 2013 में किया गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी में 2013 में जिसका स्थापना किया गया था। 18वें नंबर का प्रश्न है रियाल कहाँ की मुद्रा है? रियाल आपकी सऊदी अरब की मुद्रा है। सऊदी अरब की अगर राजधानी की बात करें तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कुछ और देशों के हम मुद्दा जानेंगे। बांग्लादेश का इंपॉर्टेंट हो जाता है टाका हो जाता है, अफगानिस्तान का अफगानी, भारत का रुपया, मलेशिया का रिंगित हो जाता है। क्या? रिंगित कुछ गलत लिख दिया गया है। रिंगित क्या जाता है? रिंगित हो जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं बताइएगा? भारतीय सभी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, जो कि बिल्कुल सही। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, जो कि बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, बिल्कुल सही है। भारतीय स्पोर्ट्स उद्यान संस्थान वाराणसी एक नहीं है, ये आपका रहता है कौन सा? लखनऊ हो जाता है। कहाँ पे? ये आपका लखनऊ हो जाएगा। भारतीय स्पोर्ट्स उद्यान संस्थान कहाँ पे है आपका? लखनऊ में, जो कि 4 नंबर का प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। 20वें नंबर का प्रश्न, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता पर सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहता है इसका। अगर बात करें हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तीव्रता मापी जाती है। आप बताइएगा एमीटर से क्या मापा जाता है? एमीटर से क्या मापा जाता है? आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या हो जाएगा? एमीटर, सॉरी एमीटर होता है। एमीटर से क्या मापा जाता है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 21वें नंबर का प्रश्न है कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो पीसी कल्चर में हम मछली पालन का अध्ययन करते हैं। किसका? मछली पालन का। अगर रेशम पालन की बात करें, सेरी कल्चर हो जाता है। कौन सा कल्चर? सेरी कल्चर हो जाता है। सेरी कल्चर आपका रेशम पालन से होता है। और पीसी कल्चर की बात करो तो मछली पालन से हो जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपका 1856, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही रहता है आपका। 1856 में ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाह कानून संगत बनाया गया था। जिसमें किसका योगदान रहा था? तो सबसे ज्यादा योगदान रहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, जो कि इम्पोर्टेंट है कि 1856 हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम के द्वारा किसके तहत यह कानून को संगत में लाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है? तो आपका महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगर कोणार्क का सूर्य मंदिर, हम्पी का स्मारक पूछे तो आपको उड़ीसा जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा हो जाता है। अजंता की गुफाओं की बात करें तो यह आपका महाराष्ट्र हो जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र। लेकिन महाबलीपुरम में, जो कि एक स्थान तमिलनाडु में स्थित है, जो इसके भी धरोहर स्थल से संबंधित है। 24वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या का विस्फोट की अवधि कहा जाता है? जनसंख्या का विस्फोट का अवधि किसे कहा जाता है? बताइएगा। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका इंतजार रहेगा। अगला हम होमवर्क देने हैं आपको। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? उनका आपको नाम बताना है। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? कार्यकाल बताना है कब से कब तक। और राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? इतना आप तैयार करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि दूसरे नंबर की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और अन्य जगहों पर शेयर कर दीजिए। चैनल में नए तो भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिए।